जय भीम इंडिया में मैं चेतना आप सभी का स्वागत करती हूं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर एडवोकेट गोविंद पानसरे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए साधक सनातन संस्था और हिंदू जनजागरण समिति के पदाधिकारी है। उनकी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई कर उस पर पाबंदी लगाने की मांग भारी बहुजन महासंघ ने की। कोल्हापुर में जिलाधीश कार्यालय के सामने इसको लेकर प्रदर्शन किया गया। या ठिकाणी आम्ही सनातन संस्था आणि हिंदू जनजागरण समितीवर बंदी आली पाहिजे यासाठी आम्ही या ठिकाणी निदर्शन करून महाराष्ट्र सरकारचा आणि या महाराष्ट्र प्रशासनाचा आम्ही या ठिकाणी निषेध करत आहोत। निषेध करण्याचं पाठिंबाचं कारण एवढंच आहे, गेले 3 वर्ष माननीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे नरेंद्र दाभोलकर साहेब यांची निर्गुणपणे गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली आणि या हत्येचे शोध घेण्यात आज कालावधीत साधारणपणे 3 वर्षानंतर त्यांच्या हत्येच्या पाठिंबाचा सूत्रधार सापडतो आणि हा जो आता सूत्रधार सापडलेला आहे विनोद तावडे म्हणून, हा तावडे या कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये पुरोगामी विचार पसरवण्याचे कार्य करणाऱ्या माननीय गोविंद पानसरे साहेब यांच्या हत्येमध्ये सुद्धा या सनातन तावडेचा संशय येऊ शकतो। हा सनातन तावडे हा सनातनचा यामध्ये सुद्धा तो असू शकतो असा आम्हाला संशय आहे आणि हा खास करून माननीय कलबुर्गी, दाभोलकर, पानसरे या पुरोगामी विचाराच्या नेत्यांची हत्या या सनातनवादीनेच केलेली आहे असं ठामपणे आताच्या CBI तपासामध्ये आम्हाला स्पष्ट दिसून येत आहे। त्यामुळे ह्या सनातन संस्थेवर आणि हिंदू जनजागरण समितीवर तात्काळ बंदी आणायला पाहिजे आणि ह्या संस्थेवर दहशतवाद म्हणून घोषित करायला पाहिजे किंवा तसं न झाल्यास इथून पुढच्या काळामध्ये भारी बहुजन महासंघाच्या वतीनं कोल्हापूर जिल्ह्यातून आम्ही सुरुवात करून संपूर्ण महाराष्ट्रावर तीव्र आंदोलन करून ह्या संस्थेच्या जिथे या संस्थेच्या ऑफिस असतील, जिथे या संस्थेच्या आश्रम असतील त्या आश्रमावर हल्ला केल्याशिवाय आम्ही आता गप असणार नाही आणि या सनातनच्या साधकांना पळवल्याशिवाय ही पुरोगामी विचार ज्यांनी संपवले निघाले त्या सनातन साधकांना आम्ही पळवल्याशिवाय इथून पुढे भारी बहुजन गप बसणार नाही अशा पद्धतीचा इशारा देऊन मी या ठिकाणी। नागपुर कहने को महाराष्ट्र की उपराजधानी है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यही शहर आज पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। यही सच्चाई है इस शहर के करीब रहने वाले हिंगना क्षेत्र की, जहां नल में सप्ताह में एक बार पानी आता है। गांव में कुएं हैं लेकिन उसका पानी भी पीने योग्य नहीं है। राज्य के कई जिले पानी की भीषण समस्या से जूझ रहे हैं। नागपुर के हिंगना तहसील के भीमनगर में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा सामने आया है। यहाँ के नागरिकों को हर रोज पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। यहाँ एक पानी की बड़ी टंकी का निर्माण किया गया है, लेकिन इस टंकी में कभी कभी ही पानी छोड़ा जाता है। इस भीषण समस्या को लेकर इस क्षेत्र की पार्षद गीता हरणखेड़ और मीना मेश्राम से बात की। आम्ही इथे 30 वर्ष झाले, 30-35 वर्ष झाले आम्ही इथे राहत आहोत, परंतु जेव्हापासून आम्ही इथे राहत आहोत तेव्हापासून आम्हाला पाण्याची समस्या तर आहेच आहे, परंतु आम्हाला सरकारी योजनेपासून भी लाभ नहीं मिला है। नल ही नहीं आता, 10 दिन नल नहीं आता और जिला परिषद वाले ने बोला था कि पानी दूंगा, तो बड़ी से कुछ जब ना आमदार फंड से पैसा आया था 20 लाख रुपया, तो उसमें कुछ नल फिटिंग वगैरह किया और उसके बाद में पानी ही नहीं आ रहा है, कुछ भी पानी नहीं आता और 10 दिन बराबर नल नहीं आ रहे। पब्लिक ऐसे घर में हमले आ रहे हैं हमारे, अभी हमने क्या करना। तो कुएं वगैरह आपके वार्ड में कितने? कुएं है ना, कुएं में अभी टैंकर डाल रहे हैं लेकिन वो भी पानी बराबर पुरता नहीं। टैंकर से ही पानी आता है कुएं में और कुएं से फिर लोग भर के हाँ, कुएं से फिर खींच के लाते हैं। जो आपके पीछे टंकी खड़ी है तो इसका पानी नलों में नहीं आता है? आता है ना 8-10 दिन बाद, 8-10 दिन बाद आता है। पानी नहीं रहता ना कुएं में। हाँ। तो फिर कुछ पब्लिक लेके चल जाती, कुछ नल में रहा तो फिर पब्लिक को होता है 2-4 दिन बाद। अभी 8-10 दिन नल नहीं आता। तो इस टंकी का पानी कितने वार्ड में सप्लाई होता है? 4 नंबर, 3 नंबर हाँ और 2 जितने ऊपर, नीचे नहीं जाता। नीचे नहीं जाता है। तो सरकारी कुएं का पानी इस टंकी में आता है जो 8-8 दिन के बाद आपके हाँ, में आता है। वो टैंकर से डालते हैं फिर इधर सप्लाई करते हैं। यहाँ रहने वाले कई लोगों ने अपने घरों में अंडरग्राउंड टंकियां बनाई हैं। लोग खुद पैसे देकर पानी के टैंकर बुलाते हैं और उन्हीं टैंकरों का पानी डालकर इस्तेमाल किया जाता है। कई लोगों ने तो पानी की बड़ी बड़ी कैनें भी अपने घरों में रखी है। यहाँ के लोग कुएं से कैनों में पानी भरकर साइकिल और गाड़ी के जरिए अपने घर तक पानी लेकर आते हैं। ये कुआं भीमनगर से 1 किलोमीटर की दूरी पर होने के कारण यहाँ के लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है।
आज आपण इथे जे पाण्याची समस्या ऐकली सगळ्यांची आणि त्याचप्रमाणे आम्हीसुद्धा, कारण स्टुडंट लोकांनासुद्धा एवढा त्रास होतो की एवढं दुरून पाणी आणा आणि पाणी नसलं तर मग आपण त्या गोष्टीला पुढे कसं जायचं. कारण इथे आम्ही 25 वर्षापासून राहतो आहे, पण 30 वर्ष मॅक्झिमम आता जुने लोकांना माहिती आहे. परंतु एवढा इथे त्रास होतो या पाण्याचा की लहान मुलांपासून तर म्हाताऱ्या लोकांपर्यंत आजपर्यंत या गोष्टी होत आहे. आता जर आज 15 दिवस झाले इथे नळ नाही येऊन राहिले आणि हे लोक सांगतात की मोटर बिघडली. बरं, मोटर यांच्या घरची मोटर बिघडली तर 15 दिवस पाणी हे लोक पित नाही का? म्हणजे बाहेरून लोक एवढं दुरून पाणी आणतात आणि स्वच्छ पाणी बिलकुलच नसते. ते फक्त बाहेरचं आम्ही यूज करतो आणि पाण्याचं प्यायची समस्या अजूनही आहे. म्हणजे जे बाहेरून आम्हाला पिण्याचं पाणी आणावं लागते, तर यांनी आम्हाला कृपया स्वच्छ पाणी देण्याचा प्रयत्न करावा. आम्हाला 8-8, 10-10 दिवस पाणी मिळत नाही आणि कसं बसं ह्या टाकीमध्ये जो पाणी पाईपलाईननी जातोय त्या पाईपलाईनच्या त्या वालमधून आम्ही कसं बसं एकमेकाशी वादविवाद करून 2-2 गुंडी तरी भरतोय, तेही पाणी आम्हाला मिळत नाही म्हणून. आणि 24 लाखाची जी योजना मंजूर झालेली आहे भीमनगर आणि पंचशील नगर, ते आतापर्यंत त्यांनी ते काम करून आमच्यापर्यंत पाणी अजूनपर्यंत पोचले गेले नाही. म्हणून आम्हाला सरकारांना हे निवेदन आहे की त्यांनी आमच्या वस्तीमध्ये की आमच्या संपूर्ण भीमनगर वस्तीमध्ये आम्हाला पाणी कसं मिळल्या जाईल किंवा कशी पाण्याची समस्या सुटली जाईल या प्रश्नाकडे विशेष गांभीर्याने लक्ष देऊन आमच्या ह्या समस्या दूर करतील अशी मी प्रशासनाला विनंती करते. सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस कुएं का पानी यहाँ के लोग भरते हैं उस कुएं की दीवार इतनी बड़ी है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से कुएं का पानी नहीं निकाल सकता. पत्थरों पे खड़े होकर लोग कुएं का पानी निकालते हैं. इस कुएं का पानी पूरी तरह से दूषित है, जिससे बीमारी का डर भी लगा रहता है. इस क्षेत्र में पानी की इतनी भारी किल्लत क्यों है, इस सिलसिले में इसासनी क्षेत्र के ग्राम सचिव MS निमजे से बात की गई. ये देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये खदान की जगह है. खदान की जगह है, वहाँ पे सब लोग अतिक्रमण बैठे हुए हैं और तो भी ग्राम पंचायत के तरफ से जो भी टैंकर वैंकर चालू है, वहाँ पे गवर्नमेंट के भी टैंकर चालू है, ग्राम पंचायत के भी टैंकर चालू है. और वहाँ पे अभी 9 PSC का ये योजना हुई, 9 PSC की 9 लाख की, वो वहाँ से पाइपलाइन पूरी भीमनगर में ही आई है, चालू है अभी. और इसके लिए मतलब वो उपाय योजना की है 9 लाख की 9 PSC की योजना, उसमें से पाइपलाइन डाली है. यहाँ पे वागधारा से पानी लाके भीमनगर में छोड़ रहे हैं. भीमनगर में छोड़ रहे हैं. हाँ, तो लोगों का कहना है कि 2 ही दिन उनको उस पानी का लाभ हुआ, क्योंकि उसमें क्या हो गया, वागधारा की जो कुआं है, जो कुएं से पानी इधर आने वाला था, उसमें से जितना पानी आता है उतना पानी हम इधर भी देते हैं, वागधारा में भी देते हैं. दोनों जगह देना पड़ता है ना. और जल स्वराज्य का कुआं है वो भीमनगर में खोदा हुआ, उसमें टैंकर डाल रही है, वहाँ का भी पानी हम यहाँ पे भीमनगर दे रहे हैं. बहरहाल यहाँ के लोग लंबे समय से पानी की समस्या को झेल रहे हैं. अब इनकी मांग है कि यहाँ पानी की सुविधा नियमित की जाए, ताकि यहाँ के बूढ़े और महिलाओं को पानी के लिए दर दर भटकना ना पड़े. अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में CBI द्वारा गिरफ्तार किए गए सनातन संस्था के साधक डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े से कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं. CBI को कई महत्वपूर्ण सुराग मिलने की संभावना जताई जा रही है. महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के माध्यम से समाज सुधार का कार्य करने वाले डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या ने सबको सुन्न कर दिया था. कई दिनों तक पुलिस के विभिन्न विभाग हत्या के मामले की जांच में जुटे रहे. आखिर में CBI ने हाल ही में इस मामले में सनातन संस्था के साधक डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है. डॉक्टर तावड़े की कोल्हापुर सहित सातारा, मीरज और कर्नाटक में भी कई गतिविधियां सामने आ रही है. डॉक्टर तावड़े ने एक सभा में दाभोलकर पर धर्मद्रोह का आरोप भी लगाया था. आरोपी तावड़े का डॉक्टर दाभोलकर और डॉक्टर कलबुर्गी की हत्या में भी शामिल होने का अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है. जय भीम इंडिया के लिए कोल्हापुर से दयानंद जिरगे की रिपोर्ट. अकोला जिले के मारेझाड़ी में प्रवज्जा विधि और धम्म प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया. साथ ही अखिल भारतीय भिक्खु संघ द्वारा धम्म देशना देकर धम्म के विषय पर मंथन किया गया.
धम्म के प्रचार प्रसार के लिए विहारों का निर्माण किया गया है ताकि हर रविवार बौद्ध अनुयायी अपने परिवार के साथ विहार में धम्म का पालन करें। लेकिन बदलते जीवन शैली के साथ बौद्ध अनुयायी धम्म को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में गांव और शहरों में धम्म के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शिविर और धम्म संस्कार बाल व्यक्तित्व विकास वर्ग का आयोजन किया गया। अकोला के मोरझाड़ी में आयोजित 5 दिवसीय श्रामनेर शिविर में 100 से अधिक श्रामनेरों का निर्माण किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन मोरझाड़ी के उपासक उपासिकाओं ने किया। उद्देश आहे की आपल्या भारतामध्ये आपलं सरकार म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकरांची 125वी जयंती साजरी करत आहे। त्यानं मोरझाडी गावातील बौद्ध उपासक उपासिका गुणरत्न प्रिया संघ यांच्या वतीनं आणि तेथील तरुण मंडळी यांच्या वतीनं बाबासाहेबांच्या जयंतीचा उत्सव साजरा करण्यासाठी धम्माचंही त्यामध्ये काहीतरी आकलन झालं पाहिजे म्हणून या उपासक उपासिकांनी मोरझाडी गावामध्ये आम्हाला सुद्धा भिक्षू संघाला बोलावून भिक्षू संघाचं एक सामने शिबिर भरवून त्या ठिकाणी या प्रोत्साहनासाठी हे शिबिर भरवण्यात आलं की धम्म कळावा उपासक उपासिकांना उपासकांचं म्हणजे धम्म आकलन व्हावा याच्यासाठी म्हणून सामनेर शिबिर भरवलं आणि त्या ठिकाणी आम्हाला मार्गदर्शन करण्यासाठी बोलावलं। मोरझाडी वासियाच्या वतीनं पूज्य भंते बुद्धपालजी यांच्या मार्गदर्शनामध्ये आम्ही या कार्यक्रमाचे आयोजन केले। परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125व्या जयंतीनिमित्त आम्ही हे 5 दिवसीय भव्य सामनेर शिबिराचे जे आयोजन केले या शिबिराचा उद्देश आहे की आजचा जो तरुण हा व्यसनाधीन झालेला आहे, हा भटकत आहे, हा तरुण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर फुलेशाहू आंबेडकर यांच्या विचारानं जर या तरुणाची वाटचाल जर झाली तर त्यांच्या जीवनाचं सार्थक होईल, ते विकासाकडे वाटचाल करतील। या उद्देशानं आम्ही आजचा या 5 दिवसीय कार्यक्रमाचे आयोजन केले आणि याच्यामध्ये जास्तीत जास्त तरुण वर्गाने सहभाग घेतला। यासाठी सर्व मोरझाडी वासियांनी संपूर्ण मोरझाडी वासियांनी श्रद्धावान उपासकांनी जास्तीत जास्त प्रयत्न तरुण वर्गाने या धार्मिक कार्याकडे वळवावा आणि धार्मिक कार्याची तरुण वर्गाला वळ लागावी यासाठीच हा कार्यक्रमाचे आम्ही 5 दिवसीय सामने शिबिराचे आयोजन केले आहे। भारी बहुजन महासंघ की ओर से किसानों की समस्या को लेकर तहसील कार्यालय पर मोर्चा निकाला गया। मोर्चे में कई किसान शामिल हुए। भारीप नेता ने कहा कि चुनाव के समय भाजपा ने किसानों से जो वादे किए थे उसे सरकार भूल गई है। संघ शेगाव तालुक्याच्या वतीनं मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं। सर्वसामान्य शेतकरी शेतमजूर आणि त्याचं पशुधन गुरंढोरं हे जगले पाहिजे, शेतकरी जगला पाहिजे या भावना समजून भारी बहुजन महासंघानं राजाभाऊ भोजने, विठ्ठलरावजी पाटील, श्रीधरभाऊ पुणकर, सुरेशभाऊ शेडी एका 2 दिवसामध्ये याचं नियोजन केलं आणि या सगळी महत्त्वाची कामं सोडून उन्हातानामध्ये म्हणजे 45, 46 या टेम्परेचरमध्ये ही सगळी मंडळी सरकार या 2 वर्षाच्या सरकारने मोठा वाजागाजा करून 2 वर्षाचा वाढदिवस साजरा केला। पण त्यांच्या जाहीरनाम्यामध्ये भाजपच्या जाहीरनाम्यामध्ये एक मागणी होती की आम्ही जर सत्तेमध्ये आलो तर पहिले शेतकरी त्यांना जागवण्यासाठी हा मोर्चा काढलेला आहे। त्यांच्या जाहीरनाम्यामधली मागणी होती की आम्ही 7/12 कोरा करू, जो 2 वर्षामध्ये त्यांनी 7/12 कोरा केला नाही। त्यानंतर आम्ही शेतकऱ्याचं संपूर्ण वीज बिल माफ करू, ते सुद्धा इतका मोठा शेतकऱ्यांनी कांदा पिकवला त्या कांद्याला सुद्धा भाव नाही। असं वाटते की त्या कांद्याच्या झाडालाच फाशी घ्यावं का, पण फाशी त्या घेता येत नाही। कसं जगावं कसं मरावं निसर्ग कोपलेला आहे आणि या वेधशाळेने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली की भरपूर पाऊस येणार आहे, वेळेवर पाऊस येणार आहे, इथून मान्सून निघाला, केरळला पोचला, गोव्याला धडकला, आता महाराष्ट्रामध्ये तर शेतकऱ्यांची फसवणूक बी करणारी ही वेधशाळा यांनी पुन्हा असं करू नये। वेधशाळेवरचा विश्वास शेतकऱ्याचा उडून जाईल। शेतकरीला देशोघडीला लावणारे हे सरकार यांच्या चुकीच्या नियोजन चुकलं। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक तालुक्यामध्ये सगळ्या विहिरी ज्या आहेत सगळ्या तर अधिकरण केले असत्या, चारा छावण्या उभारल्या असता,
रोजगार हमीची कामं सुरू केली असते तर कदाचित 462 लोकांनी या जिल्ह्यामध्ये आत्महत्या केली, त्यांनी आत्महत्या केल्या नसत्या. फक्त शेतकऱ्यांना, शेतमजुराला मूर्ख बनवण्याचं काम करून राहिले. या गोष्टीचा आम्ही दोघांचाही जाहीर निषेध करतो. आणि या पॉम्पलेटमध्ये 11 मागणी आहेत. या वर्षीची शेतकऱ्याची सगळी आपल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांची जितकी काही शाळेची फी आहे सरसगट म्हणजे प्रायमरी ही भारी बहुजन महासंघाची मागणी आहे. कारण की शेतकरी त्या मुलाला पैसे देऊ शकत नाही फी भरण्यासाठी, त्याचा ड्रेस, त्याचं दप्तर, त्याचं बूट हे सगळं घेऊ शकत नाही तो. या सगळ्या सुविधा शासनाने पुरवल्या पाहिजेत. या सगळ्या 11 मागण्या घेऊन भारी बहुजन महासंघाच्या वतीनं हा मोर्चा काढण्यात आला. सगळ्या पत्रकार बांधवांनी, इलेक्ट्रॉनिक मीडियानी भारी बहुजन महासंघाला मोर्चाला सहकार्य केलं. पोलीस प्रशासनाने सहकार्य केलं. शासनाने या मोर्चाची त्वरित दखल घ्यावी म्हणून आम्ही मुख्यमंत्र्याच्या नावानं निवेदन दिलेलं आहे. आमचा तहसीलदार, SDO, कलेक्टरवर भरोसा नाही. असं तुम्ही बोललं त्या पद्धतीनं वागा, नाही तर खुर्च्या खाली करा. शेतकऱ्याचा सातबारा जर कोरा करत नाही तुम्ही तर तुम्हाला सत्तेवर राहण्याचा अजिबात अधिकार नाही आहे. ती खुर्ची सोडा. आणि मागण्या घेऊन भारी बहुजन महासंघाने मोर्चा काढलेला आहे. सगळ्यांचं सहकार्य भेटलेलं आहे. जय ज्योती, जय क्रांती, नमस्कार, राम राम, जय भीम, अल्लाह हाफिज. पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष और विधायक जोगेंद्र कवाड़े ने आरएसएस पर निशाना साधा. कवाड़े ने कहा कि देश में सुरक्षा के लिए सेना है, बावजूद इसके राष्ट्रीय सेवक संघ समाज में सुरक्षा का पाठ पढ़ा रही है. पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाची आमची आग्रही मागणी आहे की भारतीय जनता पक्षाशी संबंधित साध्वी प्राची यांनी देशविघातक, देशाच्या एकात्मतेला, अखंडतेला आव्हान देणारं अशा प्रकारचं वक्तव्य केलं की भारताला मुसलमान मुक्त करायचं आहे. हे त्यांचं वक्तव्य हे देशाच्या एकात्मतेला आणि अखंडतेला आव्हान देणारं आहे. या देशाची पुन्हा फाळणी करायची आहे का, असं साध्वीचं म्हणणं आहे का, प्राचीचं. आणि देशाचे पंतप्रधान अनेक मुस्लिम राष्ट्राचा दौरा करत आहेत. अशा वातावरणामध्ये पाकिस्तान सहित सौदी असेल, इराण असेल, इराक असेल, अशी जी मुस्लिम राष्ट्र आहेत त्या मुस्लिम राष्ट्रांचा दौरा आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री सन्माननीय नरेंद्र मोदी साहेब करत आहेत. आणि अशा अवस्थेमध्ये त्यांच्याच विचारांची, त्यांच्याच पक्षाशी संबंधित, RSSशी संबंधित, भारतीय जनता पक्षाशी संबंधित साध्वी प्राची ही भारताला मुसलमान मुक्त करण्याची भाषा बोलतात. हे म्हणजे हा देशाशी केलेला द्रोह आहे. आणि त्याच्यामुळे मुसलमान मुक्त करण्याची भाषा वापरणाऱ्या आणि देशाच्या एकात्मता, अखंडतेला आव्हान देणाऱ्या साध्वी प्राची यांना देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करावी अशी आमच्या पक्षाची मागणी आहे. राज्यसभा में सदस्य पद पर नियुक्त किए गए कोल्हापुर के राजघराने के वंशज संभाजी राजे छत्रपति का शहर लौटने पर भव्य स्वागत किया गया. कार्यकर्ताओं ने गुलाल लगाकर खुशियां मनाई. छत्रपति शाहू महाराज के वंशज रहे संभाजी राजे ने 2009 में राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ा. हार का सामना करने के बावजूद सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते रहे. छत्रपति शाहू महाराज के वंशज होने के नाते उन्होंने समाज के लिए अपना कर्तव्य पूरा किया. पर्यावरण रक्षा, बेटी बचाओ आंदोलन, महाआरोग्य सम्मेलन के साथ ही कई सामाजिक कार्य किए और उनके इन्हीं कार्यों को देखते हुए राज्यसभा के सदस्य के रूप में उनका चुनाव किया गया. इस खबर से कोल्हापुर के विभिन्न संगठनों ने गुलाल और आतिशबाजी कर अपना उत्साह जताया. राज्यसभा सगळ्यांना मिळते, बऱ्याच जणांना मिळते, पण तेही प्रेसिडेंट्स कोटामधनं मिळाल्यामुळे मला इतका आनंद झालेला आहे. खऱ्या अर्थाने त्यांनी शिवाजी महाराजांचा आणि शाहू महाराजांचा विचार मी घेऊन 10 वर्ष पुढे महाराष्ट्रात किंबहुना भारतात जातो. आणि त्यांनी ओळखून दाखवलं की हा छत्रपती संभाजी छत्रपती हा नुसता रक्ताचा वारस नाही तर खऱ्या अर्थाने तो विचाराचा वारस आहे. आणि म्हणून खास करून नरेंद्रभाई मोदींनी मुखर्जी साहेबांना सांगितलं की आपल्याला ह्यांना सन्मानित करणं गरजेचं आहे. आणि त्यांनी मला सन्मानित केलं. याबद्दल मी मनापासून मुखर्जी साहेबांचं, राष्ट्रपतींचं आभार व्यक्त करतो.
तसंच नरेंद्र मोदींचं मी आभार व्यक्त करतो आणि देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी सुद्धा मला जे सहकार्य केलं त्यांचंही मनापासून आभार व्यक्त करतो. राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ की ओर से बुल्ढाना में नगर परिषद के जातिवादी मुख्याधिकारी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अनोखे तरीके से आंदोलन किया गया. जिलाधीश कार्यालय के सामने चर्मकार समाज के लोगों ने गले में मटका और कमर में झाड़ू बांधकर प्रदर्शन कर प्रशासन का ध्यान खींचा. मैं नांदुरा में रहता हूँ. मेरा अनिल इंटरप्राइजेस नाम से फर्म है और मैं लगभग 6-7 साल से नगर परिषद नांदुरा को माल सप्लाई करता हूँ. और इस साल 14-15 और 15-16 में मैंने नगर परिषद का ई टेंडर भरा था. उसमें सबसे लोएस्ट रेट मेरा था. उसके बाद में भी उन्होंने निगोशिएशन किया और उसमें और कम करके मैंने माल सप्लाई किया और अति आवश्यक सेवा के लिए मैंने माल प्रदान किया था. पानी पुरवठा और विद्युत साहित्य का माल उनको सप्लाई किया था. उसके अगेंस्ट में उनके तरफ मेरा 37,12,618 रुपये का करीबन बिल था. 2014 और 2015 से लगभग बाकी था. वो बिल के लिए मैं बार बार वहाँ नगर परिषद में चक्रा मारते रहे. जब से धनंजय बोरीकर आए हैं तब से वो जातिवादी है. मेरे बाद में के बिल वो निकाल रहे हैं और मैं चर्मकार हूँ, चांबार हूँ, मागासवर्गीय हूँ, इसलिए मेरे बिल वो जानबूझ के निकाल नहीं रहे हैं. उसके बाद में मैंने फिर 12वें महीने में एक लेखी अर्जा किया और उनको रिक्वेस्ट किया कि मेरी आर्थिक परिस्थिति ख़राब है, मेरे को लोग परेशान कर रहे हैं पैसों के लिए, तो आप मेरा कृपया बिल प्रदान कर दीजिए. तो उन्होंने उस टाइम में मेरे को बोला कि भाई मार्च एंडिंग तक हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम तुम्हारा बिल नहीं दे सकते. तो मैं मार्च तक रुका. 31 मार्च के बाद में मैंने चौथे महीने में और एक रिक्वेस्ट लेटर लिखा उनको और पैसों की मांगनी किया. तो उन्होंने मेरे को 5 लाख रुपए का एक करीबन चेक लिखा. चेक लिखने के बाद में मैं जब उनके पास में गया तो उन्होंने मेरे को 50,000 रुपये मांगे. तो मैंने 50,000 देने से उनको इनकार किया. उसके बाद में जो मेरा और 33 लाख के करीब बिल रुक रहा था तो उसके बारे में मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला वो भी बिल तेरे को निकालना है तो उसके अगेंस्ट में तेरे को 3,30,000 रुपये एडवांस करके मेरे को लाज देना पड़ेगा. ये दोनों बातों का मैंने इनकार करने के बाद में उन्होंने चिढ़ के मेरा 5 लाख रुपए का जो चेक है वो फड़े हुआ है. अभी भी वो फड़े हुआ चेक नगर परिषद में अवेलेबल है. उसके बाद में मैं कलेक्टर साहब के पास में आया 1 तारीख को 1:30 बजे के करीब. उन्होंने मेरे को 10 मिनट टाइम दिया और उसके लिए जो लोगों के पैसे देना थे उसके लिए मेरा गट नंबर 260 और 208 मोमिनाबाद में जो खेत था मेरे मिसेस के नाम से और मेरा नाम से वो मैंने बिक्री किया और लोगों के पैसे दिया. क्योंकि मेरे यहाँ लोग तकादी लगा रहे थे, मेरे यहाँ लोग आके बैठ रहे थे. मैं मागासवर्गीय होकर ज़्यादा प्रेशर आ रहा था, मेरे को रात भर नींद नहीं आ रही थी. मैंने दोनों खेत बेचे और लोगों का पेमेंट किया. उसके बाद में मैं कलेक्टर साहब को मिलने को आया. एक लेखी तकरार. अभी आपकी क्या मांग है सर? हाँ, तो उन्होंने फिर कलेक्टर साहब ने उनको बताया कि भाई आप इनके 2 दिन के अंदर बिल प्रदान कीजिए. तो उन्होंने झूठा बोला, बोले ऑडिट प्रॉब्लम है. एक्चुअल में 15-16 का जो बिल था मेरा वो उसके अगेंस्ट में चेक लिखा था, वो ऑडिट ही हुआ नहीं. मैं कलेक्टर साहब को बताया तो कलेक्टर साहब ने उनको फ़ोन पे बताया कि इनका जो बिल है वो 2 दिन के अंदर प्रदान कीजिए और जो भी प्रॉब्लम होगा लेखी आदेश मेरे को दीजिए करके. उन्होंने कुछ भी किया नहीं. फिर मैं 3 तारीख को वहाँ पे नगर परिषद में गया तो मेरे ऊपर एकदम चिढ़ गए. चिढ़ने के बाद में मेरे को उन्होंने बताया कि आप जो है आपका पैसा मिलेंगे ना, आप कलेक्टर साहब से वो पैसा लीजिए करके. हाँ, तो अभी जो फिर मैंने 3 तारीख को एफआईआर दाखिल किया. हाँ. 3 तारीख को मैंने उनके ऊपर कंप्लेंट दाखिल किया. उसके अगेंस्ट में उनके ऊपर एट्रॉसिटी गुना दाखिल हो गया. एट्रॉसिटी गुना दाखिल होने के बावजूद मैं पुलिस स्टेशन में बार बार चक्रा मार रहा हूँ, उनको अटक करने की मांगनी करना हूँ, तभी भी मेरे को पुलिस प्रशासन सहकार्य कर रहा नहीं और मेरे को कोई न्याय दे रहा नहीं. मेरी रिक्वेस्ट यही है कि उनको तुरंत अटक कीजिए. मुंबई के कल्याणपुर में धम्म कल्याण ग्रुप और महानाग शाक्य मुनि विद्यासन की ओर से जाहिर धम्म देसना का कार्यक्रम किया गया. पूज्य भदन विमल कीर्ति गुनसरी के मार्गदर्शन में धम्म संस्कृति को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से परिपाठ किया गया. इस कार्यक्रम में मुंबई शहर के कई गणमान्य भी मौजूद हुए. असं आहे, आजच्या परिस्थितीमध्ये वरवर पाहताना या चळवळीची पिछाड झाली गोष्ट खरी आहे. परंतु जे बीज पेरलं गेलेलं आहे ते या नाही त्या स्वरूपामध्ये अंकुरण्याची प्रक्रियासुद्धा सुरू झालेली आहे. आज आम्ही नागपूरला आणि इतर ठिकाणी युवा पिढीकडे विशेष लक्ष देतो आणि त्यामधून दिसून येतं की या मार्गाने गेलंच पाहिजे अशी त्यांची प्रबळ इच्छा आहे. त्यांना फक्त योग्य मार्गदर्शन करण्याची गरज आहे. ती उणीव आता थोडीशी भरून निघते आहे. या देशाचं भवितव्य बुद्ध धम्मामध्ये सुरक्षित आहे हे आता उभा देश मानायला लागलेला आहे. उभा देश. आणि त्या दृष्टीनं बाबासाहेबांच्या नंतर ज्या काही चुका झाल्या त्या चुका दुरुस्त करण्यामध्ये सुद्धा आता नवी पिढी विशेष लक्ष देते आहे. चुका त्या चुका,
पण चूक दुरुस्त होऊ शकते हा जो विश्वास लोकांचा पटलेला आहे ती फार मोठी गोष्ट आहे. म्हणून म्हटलं तर चळवळ मागे हटल्यासारखी दिसते, परंतु कसं होतं की एक प्रकारचा तोही मोठा पुश असतो. थोडं मागे हटणं आणि जोरदारपणे मुसंडी मारणं हा एक युद्धशास्त्रातला नियम आहे, समाजशास्त्रातलाही तो नियम आहे. त्या पद्धतीनं हा समाज एकदम मुसंडी मारू शकेल अशी शक्यता आहे. हा प्रोग्राम आम्ही कंटिन्युअसली चालूच ठेवणार आहे, कारण मला असं वाटतं की जास्तीत जास्त आपल्या बौद्ध व्यक्तींनी दीक्षा ही घेतलीच पाहिजे, नामांतरही केलं पाहिजे. आणि भंतेंनी अतिशय उत्कृष्ट असा उपक्रम हा राबवलेला आहे की सर्व भारतभर हे बाबासाहेबांचं स्वप्न साकार करण्यासाठी हे अगदीच म्हणजे बाबासाहेबांचं जे पाऊल होतं ते स्वप्न, बाबासाहेबांचं स्वप्न जे आहे ते भंते पूर्ण करू इच्छितात. आणि मला असं वाटतं सर्व लोकांनी, बौद्ध म्हणणाऱ्या सर्व लोकांनी त्यांना पाठिंबा द्यावा हीच माझी विनंती आहे. धन्यवाद. जय भीम. खबरों के बाद बढ़ते हैं अपनी बात इस सेगमेंट की ओर, जहां आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव उत्तम शेवड़े से और जानेंगे सामाजिक और राजनीतिक कार्यों के बारे में। जय भीम दर्शकों, मैं चेतना अपनी बात इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसे कि आप जानते हैं, हम अपनी बात में हम आपको राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं की मुलाकात कराते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है बसपा के प्रदेश सचिव उत्तम शेवड़े सर, जिन्होंने बसपा की शुरुआत होने से पहले कई सामाजिक क्षेत्र में अपना नाम कमाया है और बसपा के लगातार वो काम कर रहे हैं। तो आइए उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके सामाजिक कार्य के बारे में और उनके विचारों के बारे में। जय भीम सर। जय भीम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, आप बसपा के लिए लगातार काम कर रहे हैं, कई वर्ष हो गए आपको सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए। तो सामाजिक क्षेत्र में आपका मतलब पदार्पण कैसे हुआ, क्या आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी थी? हम आपकी कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे सर। मैं नागपुर, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि तो काफ़ी गरीब स्थिति की थी और हम 4 भाई, एक भाई खेती का काम करता था, एक भाई रोज़ मजूरी का काम और 2 भाई हम पढ़ाई करने का काम करते थे। 72 में हम नागपुर शहर आए और 79 में मुझे बाबा साहब के नाम से जो आंदोलन लॉन्ग मार्च जिसको कहते हैं और लॉन्ग मार्च में जाने का मौका मिला। उस दरमियान मैं 12th की पढ़ाई कर रहा था। वो साल मेरा तो बेकार गया, लेकिन 13 दिन तक सेंट्रल जेल में उस आंदोलन में मैं रहा। लेकिन उसी दरमियान 79 की बात है, नागपुर में मान्यवर कांशीराम जी का बामसेप का अधिवेशन नागपुर में हुआ था। उसका लिटरेचर मुझे पढ़ने को मिला। जब मुझे वो लिटरेचर पढ़ने को मिला तो लॉन्ग मार्च के पीछे का जो षड्यंत्र है उसमें मेरे समझ में आया। उस दिन से मैं कांशीराम जी की मूवमेंट DS4 और बाद में बनी BSP इनके साथ जुड़ा और कांशीराम जी को पर्सनली सुनने का मौका मुझे 82 जब नागपुर में बबुलखेड़ा में आए थे तब मुझे मौका मिला और मैं तब से आज तक उस मूवमेंट से जुड़ा हूँ। यानी कि हम कह सकते हैं कि युवा अवस्था में ही आप सामाजिक कार्यों से जुड़ गए थे। इसका बहुत बड़ा एक कहेंगे टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में जो है, आपको कांशीराम जी के साथ बहुत ही अच्छा एक समय जो है बिताने के लिए मिला, इसलिए आप BSP की ओर बढ़े। तो सर, BSP के बारे में आपसे पूछना चाहूँगी कि कई राजनीतिक पार्टियाँ जो है अलग अलग तरीके से अपना कार्य कर रही है, पर आपको क्या लगता है कि BSP आज उस मुकाम पर है पर कहीं ना कहीं और आगे जा सकती थी, तो वो उतनी आगे नहीं पहुँच पाई, इसके लिए क्या कहेंगे आप? बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है ये बहुजन विचारधारा है, जो बुद्ध की विचारधारा थी। फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर मान्यवर कांशीराम जी ने पूरे देश में 6000 जाति को जोड़ने का काम किया, उनमें भाईचारा बनाने का काम किया। उनका सबसे बड़ा ये जो योगदान है भाईचारा बनाने का अलग अलग समाज में, SC ST OBC और माइनॉरिटी, इसलिए ये बाकी कोई पार्टियों में ये भाईचारा बनाने का काम नहीं रहा और बाबा साहब भी यही चाहते थे कि इनमें भाईचारा बने और इसलिए मैं इस मूवमेंट से जुड़ा। रही बात इसके यश अपयश की, तो बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में नेशनल लेवल की 3रे नंबर की पार्टी है। पहली कांग्रेस, BJP और 3रे नंबर की नेशनल लेवल की मान्यता प्राप्त जिसको हम पॉलिटिकल पार्टी कहेंगे वो है। अब 3 बार 4 बार इस पार्टी का CM बना है और आज भी
पांचवी बार इस पार्टी का सीएम बहन मायावती जो हमारे पार्टी की मुखिया है, नेता है, वो बन सकती है। रही बात महाराष्ट्र में फुले शाह अम्बेडकर का महाराष्ट्र कहते हैं, यहाँ के बुद्धिजीवी लोग और यहाँ का जो बुद्धिस्ट वर्ग है जिसको हम बेसोट कहते हैं, वो अब फिलहाल में हमारे साथ में जुड़ चुका है। उसके साथ में भी बाकी अन्य समाज के लोग जुड़ रहे हैं। इसलिए आज आने वाले कल के भविष्य के बारे में हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पे हम एमएलए और एमपी जीत सकते हैं। और ये जो छोटे स्थानिक स्वराज्य संस्था है, स्थानिक स्वराज्य संस्था में भी आने वाले इसमें हम रिजल्ट देंगे और अच्छा कामयाब होंगे। बिल्कुल सर, हम आपकी बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक रखते हैं कि आने वाले दिनों में बीएसपी बहुत अच्छा काम करे, क्योंकि बीएसपी जो एक ऐसी पार्टी है जो बहुजनों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए लगातार काम कर रही है। सर, बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी का निर्माण किया था इस उद्देश्य से कि बहुजनों के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सके, उनको समाज में एक सम्मान का स्थान मिले। लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं कि इस पार्टी के कई टुकड़े हो गए हैं, मतलब कह सकते हैं कि बाबा साहब के विचारों के कई टुकड़े हो गए हैं। तो और आज वो जो नेता है वो एक मंच पर आना नहीं चाहते, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? रिपब्लिकन पार्टी तो ये पार्टी नहीं बची, ये तो 1957 में ही बाबा साहब जो 56 के पहले चाहते थे, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण होने के पहले उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को बर्खास्त करने का निर्णय लिया और रिपब्लिकन पार्टी स्थापना करने का निर्णय लिया था। लेकिन बाबा साहब गुजर जाने के बाद में ये पार्टी का पहले एक ही साल के अंदर में इन्हीं लोगों ने, बाबा साहब के अपने आप को लेफ्टिनेंट कहने वाले लोगों ने इनका सत्यानाश किया। और इसलिए आज ये पार्टी नहीं तो कुछ लोगों की ये गठ बनी है और अपना अपना गठ लेकर ये चलने वाले लोग हैं। और ये कांग्रेस, बीजेपी और जो भी छोटे मोटे धाराएं हैं, एनसीपी या सेना हो, तो इनके साथ में जुड़ के अपना एमएलए कैसी बनेंगे और छोटा सा एक मंत्री पद कैसा मिलेगा, इसी काम में लगे हुए। इसलिए इनसे समाज को उम्मीद नहीं है और हमारे जैसे युवाओं को भी उम्मीद नहीं है। और हम चाहते हैं कि फुले शाह अम्बेडकर का मिशन अगर पूरा करना है, बाबा साहब का अगर मिशन पूरा करना है, तो बहुजन समाज पार्टी ही बहन मायावती जी के नेतृत्व में पूरा कर सकती। इनसे उम्मीद नहीं है। धन्यवाद। सर, इस वर्ष हमने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जयंती बनाई। उसे ना सिर्फ हमने हमारे राज्य में, हमारे देश में, बल्कि विदेश में भी उसको एक विश्व स्तरीय पर हमने उसे मनाया। लेकिन हम देखते हैं कि उस मौके पर भाजपा जो सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, उन्होंने कई योजनाएं बनाई, कई योजनाओं को कार्यान्वित करने का उन्होंने जो वादा किया है। पर ये सब बातें बहुत अच्छी है कि बाबा साहब को हम मान रहे हैं, वही दूसरी तरफ दलितों पर अत्याचार जो है लगातार बढ़ रहे हैं भाजपा सरकार के दौर में ही। तो आपको क्या लगता है कि इनकी कोई ये दोहरी रणनीति है या सिर्फ वो चुनावों में आगे आने के लिए या सिर्फ बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं? इस लाड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से मैं देशवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि ये राजनेता है, ये जो बीजेपी और इसके पहले कांग्रेस थी, इनका दोगला और दोहरा चरित्र है। कांग्रेस ने तो बाबा साहब से गद्दारी की, धोखेबाजी की, बाबा साहब को हराने का काम किया और बाबा साहब के संविधान के साथ में छल कपट करने का काम किया। वही आज भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पे कर रही, खुल्लम खुल्ला कर रही। कांग्रेस का जो धोखा है बाबा साहब के साथ में, संविधान के साथ में और देशवासियों के साथ में, वो छुपा था। लेकिन भाजपा का जो धोखा है ये खुल्लम खुल्ला है। वो इसलिए खुल्लम खुल्ला है कि आज वो शक्तिशाली के रूप में अपने आप में बहुत ज़्यादा मजबूत करके उभर गए, इसलिए वो बाबा साहब के संविधान के साथ में खिलवाड़ कर रही, धोखेबाजी कर रही। लेकिन उनको डर है कि बाबा साहब को मानने वाला वर्ग बड़े पैमाने पे, फुले शाह अम्बेडकरी समाज जो है, इनकी एक एक कड़ी जुड़ी हुई है और 6000 जातियों में बिखरा हुआ समाज ये बहुजन के नाम से इकट्ठा हुआ। कांशीराम जी की मूवमेंट से, बाबा साहब के बाद में जो कांशीराम जी ने इतने साल जो मेहनत की, आज जो बहन जी कर रही, तो ये मूवमेंट से जुड़े हैं। तो इनको एक खतरा है, ये आज के शासक लोगों को एक ही खतरा है कि अगर हम इन लोगों को खुल्लम खुल्ला अगर विरोध करते हैं, बाबा साहब का विरोध करते हैं, संविधान का विरोध करते हैं, तो हमें तकलीफ जाएगी। इसलिए इनको बेवकूफ़ बनाकर कुछ लोगों को हाथ में पकड़ के, इनके जो अनुयायी होते हैं या जिसको हम चमचे या दलाल कहते हैं, इन लोगों के माध्यम से
ये लोग बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। अगर इनको इतना ही शौक़ है या इतना ही बाबा साहब से अपनापन है, संविधान से अपनापन है, तो जब संविधान का स्वर्ण वर्ष महोत्सव हुआ, स्वर्ण महोत्सव बड़े पैमाने पे नहीं मनाया गया। बाबा साहब की जन्म शताब्दी हुई, उस वक्त ये भाजपा वाले और कांग्रेस वाले कहा गए थे, क्या सो रहे थे? तो उस वक्त कोई चर्चा नहीं। लेकिन अभी आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शन होने वाले हैं और इस दौरान बाबा साहब को मानने वाला वर्ग बड़े पैमाने पे देश में फैला हुआ है और जागरूक हुआ है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से या टीवी के माध्यम से हर चीज़ एक क्षण के अंदर में गांव तक पहुंचती है। तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम, फेंका फेंकी करने का काम ये सरकार कर रही। इसलिए संविधान के साथ में खिलवाड़ करना, संविधान की समीक्षा करने की बात करना, आरक्षण में प्रमोशन नहीं देना, रिजर्वेशन को रोकना, स्टूडेंट को नकारना, स्टूडेंट की सारी फैसिलिटीज नकारना, ये सारी बातें एक साइड में करना और दूसरी साइड में इमोशनल ब्लैकमेलिंग जैसी। अगर हम बेसिक बात करें तो अभी बुद्धिस्ट की बात मैं थोड़ी देर के लिए करता हूँ कि बोध गया का महाबोधि विहार है। ये महाबोधि विहार बौद्धों के हाथ में सौंप देना चाहिए करके कई सालों से ये डिमांड चल रही, लेकिन इसके बारे में एक सिर्फ अध्यादेश निकालना है, लेकिन वो नहीं कर रहे। केंद्र चाहे तो कर सकती, लेकिन इनको करना नहीं है। दूसरी बात कि बौद्धों को फैसिलिटीज मिलना चाहिए, बौद्ध करके केंद्र सरकार के तरफ से आज भी बौद्धों को फैसिलिटीज नहीं है। शेड्यूल कास्ट करके महाराष्ट्र में उनको फैसिलिटीज है, लेकिन केंद्र में आज भी कानून न बनने से जो अगर कलेक्टर कमिश्नर बनना है, यूपीएससी अगर पास करना है तो महार बन के तुम यूपीएससी पास करो, लेकिन बौद्ध बन के तुमको वैलिड नहीं किया जाता है। यह आज की हालत है। ये हमको थोड़ा सा, जिसको हम गाजर कहते हैं, ये बताने का काम कर रहे। तो विदेश वाला बाबा साहब का मकान हमने लिए, तो फिर ये इंदू मिल वाली जगह देने की बात, ये छोटी छोटी बात। नागपुर की मैं बात करता हूँ, अपन नागपुर से बात कर रहे, नागपुर की दीक्षा भूमि की मैं बात करूँगा। दो चीज़ें बताऊँगा। दीक्षा भूमि का आज भी चौथा गेट, जिसको उत्तर दिशा की ओर से निकलता है, वो चौथा गेट आज भी बंद है। इसको ए सर्टिफिकेट मिला है, ए दर्जा मिला है। चौथा गेट बंद है, गेट से बाहर नहीं निकल सकते, वो सरकार की जगह है। आज तक कई कृषि मंत्री आए, केंद्रीय मंत्री आए, भाषण देकर गए, नहीं आए। पूरब के तरफ की हेल्थ की ज़मीन वो भी कई सालों से मांग रहे, वो नहीं मिली। दूसरी बात कि ये जो ज़मीन दीक्षा भूमि को जिसको ए दर्जा मिला, वह फैसिलिटीज़ नहीं है। दूसरी बात कि ये कॉलेज के नाम से, ये जो यहाँ का इंस्टीट्यूशन है जो दीक्षा भूमि को चलाता है, वो अपना व्यवसाय करने के हिसाब से कॉलेजेस चला रहा है, वो भी ठीक नहीं है। तीसरी बात हम बताएंगे कि यशवंत स्टेडियम पे बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म शताब्दी स्मारक बने, कई सालों से डिमांड चल रही थी, लेकिन वो बात इसीलिए नहीं कर रहे कि अम्बेडकरी लोगों का जमावड़ा बड़े पैमाने पे रात दिन धनतुली जैसे एरिया में, जहाँ बीजेपी का बोलबाला है, जहाँ बीजेपी का हेडक्वार्टर है, वो एरिया में ना हो, इसलिए जानबूझ के यहाँ के शासन करते, यहाँ का सीएम और यहाँ का केंद्रीय मिनिस्टर जानबूझ के रोक रहा। तो साथियों, अगर बाबा साहब से, बुद्ध से इतना ही, विदेश में जब जाते हैं यहाँ के नरेंद्र मोदी जी तो बुद्ध की बात करते हैं, और यहाँ आते तो गांधी की बात करते, यहाँ आते तो हिंदू की बात करते, गंगा को मैया बोलने की बात करते, लेकिन इंसान को भाई नहीं बोलते। तो इसलिए इनका जो दोगला चरित्र है, दोहरा चरित्र है। अभी इन्होंने संविधान की शपथ लेने की बात की थी। संविधान की अगर शपथ लेने की बात है, संविधान की कॉपियाँ आज भी यहाँ के गवर्नमेंट के पास में उपलब्ध नहीं है। छोटे साइज में छपाकर या बड़े पैमाने पर लाखों की तादाद में बांट सकते, संविधान का प्रचार कर सकते। बाबा साहब के लिटरेचर पे इन्होंने रोक लगाई। एक साइड में 125वीं शताब्दी की बात करते हैं, हेगडेवार जो इनसे अगेंस्ट है, हेगडेवार ये मनुवादी है, तो बाबा साहब मानवतावादी। मानवतावादी और मनुवादियों की समन्वय करने का, उनको एक साथ बिठाने का काम यहाँ का हेडक्वार्टर जो आरएसएस है वो करना चाहता है। तो हम चाहेंगे कि 125वीं अगर सही मायने में बाबा साहब का इतना अपनापन है तो उन्होंने मनुस्मृति जलाई, यहाँ के उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दी, तो सारा तो इनका सत्यानाश हो बाबा साहब एक सेकंड में कर सकते। तो अगर बाबा साहब को अपनाना है,
बाबा साहब की शताब्दी मनाना है तो बाबा साहब के विचार अपनाओ, बाबा साहब के पुतले को माला चढ़ा के या बाबा साहब को नमन करने से काम नहीं होगा। तो उनका संविधान है, उनका बुद्धिज्म है, इसको फॉलो करने से काम होगा। इतना ही मुझे यह इस प्रसंग में लगता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि बाबा साहब ने बुद्धिज़्म के बारे में, संविधान के बारे में इतनी अच्छी बातें लिखी, इतने साल पहले भी की, आने वाले कई सालों के बाद भी वो बातें समाज के लिए एक हम कह सकते हैं नींव का पत्थर साबित होगी। सर हम फिर से बीएसपी की ओर, क्योंकि आप बीएसपी के सचिव, प्रदेश सचिव है, बीएसपी की ओर बढ़ेंगे। बीएसपी की आने वाले चुनाव में क्या अहम भूमिका रहेगी और क्या रणनीति है? आने वाले चुनाव में तो हम लोग बहुजन समाज बनाने का हमारा मेन टारगेट जो है ये परिवर्तन चाहते हैं। सामाजिक परिवर्तन ये हमारा मुख्य लक्ष्य है, आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन। और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए सत्ता या शासक बनना ये एक साधन है। तो ये साधन का इस्तेमाल बड़े पैमाने से हम करना चाहते हैं और हम इसलिए गांव-गांव तक ये बाबा साहब का जो सपना था, फुले शाहू अम्बेडकर का सपना था, बाबा साहब वो चाहते थे कि शासक बनो। बाबा साहब का आखिरी सपना क्या था? शासक बनने का। और शासक वो देने वाला होता है। बुद्ध ये देने वाले थे, शाहू ये राजा थे, ये देने वाले थे। तो हम मांगने वाले कब तक रहेंगे? हम देने वाले बनेंगे। और देने वाले बनने के लिए जैसा उत्तर प्रदेश में जो फार्मूला अपनाया, सारे लोगों में भाईचारा पैदा किया, या समदुखी जो लोग हैं, शेड्यूल कास्ट में जितनी भी जातियाँ हैं, शेड्यूल ट्राइब में जितनी जातियाँ है, ओबीसी में जितनी जातियाँ है, माइनॉरिटी में जितने रिलीजियस है, तो ये सारे, जिसको 6000 जाति बोलेंगे हम, 85% लोग, ये इकट्ठा लाने का काम, हम संगठन बनाने का काम हमारा अगर ज़्यादा जोर है। अगर हमको शासक बनना है तो संगठन बनाना जरूरी है। और अगर संगठन बनाना है तो संगठन बनाकर ही हम शासक बन सकते। और शासक बनने के बाद में हम लोग इस देश के हुक्मरान बनेंगे। और बाबा साहब की जो चाहत थी कि मांगने वाला नहीं तो देने वाला समाज बने, और जो जो बाबा साहब के सपने थे वो हम पूरा कर सकते शासक बनने के बाद में। सर यहाँ पे आपने बात की शासक बनने की। अगर बीएसपी अगर आ जाती है एक शासक के तौर पर, या फिर अगर नहीं भी आती है तो भी ऐसे कुछ समाज में बहुजनों के, दलितों के, शोषितों के ऐसे कई मुद्दे हैं जो उठाने चाहिए। खासकर हम कहेंगे कि युवाओं की मौत के बारे में, उनकी आत्महत्याओं के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि सिर्फ गाँव में ही नहीं युवा आत्महत्या कर रहे हैं, बल्कि हमारे सामने ताज़ा उदाहरण है हैदराबाद यूनिवर्सिटी का, रोहित वेमुला का। उस जैसे विद्यार्थी भी जो है वो कह सकते हैं कि डिप्रेशन में आकर, या फिर उन्हें एक मानसिक तौर पर उन्हें प्रताड़ित करके उन्हें मौत के मुंह में ढकेला जाता है। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ऐसे मुद्दों को उठाना चाहेंगे आप? ये सारी जो जड़ है, सारी जो समस्या है, ये समस्या पॉलिटिकली है, समस्या है। और रोहित वेमुला का जो आत्महत्या प्रकरण है, ये तो शासन ने आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त किया। उसको 3-3 साल तक स्कॉलरशिप न देना, उससे प्रताड़ित करना, ये सारी बातें तो यहाँ की जो समस्या, हमारी छात्रों की समस्या हो, हमारे किसानों की समस्या हो, या हमारे गरीबों की समस्या हो, हमारी झोपड़पट्टी की समस्या हो, या तो हम तो ये कहेंगे कि अभी पश्चिम महाराष्ट्र में एक बात बड़े पैमाने पे अभी आजकल चल रही, वो बुद्ध के ज़माने से चल रही। कौन सी समस्या? तो पीने के पानी की समस्या। तथागत बुद्ध ने वो पानी की समस्या को लेकर इस देश में, उस पूरे वर्ल्ड में पानी की समस्या की चर्चा की। उसके बाद में बाबा साहब हुए, बाबा साहब ने भी पानी की समस्या की चर्चा की और मानव अधिकारों की चर्चा की, जो महाड़ का 14 तालाब का सत्याग्रह करके। उसके बाद में बाबा साहब जब मिनिस्टर बने, तो बाबा साहब ने अपने मिनिस्टर बनते हुए उन्होंने पानी का जल नियोजन जिसको कहते हैं, और जल नियोजन अगर बाबा साहब ने किया हुआ नियोजन अगर देश वाले अगर मान लेते या अगर इम्प्लीमेंट करते, तो आज इस देश में 2 समस्या है। एक तो इतना पानी है इस देश में कि वो पानी से खेती बाड़ी और गांव के गांव बह जाते हैं, और दूसरी समस्या ये है कि बगैर पानी से प्यासे हुए लोग मरते हैं। यानी पानी नहीं है इसलिए अकाल पड़ता है, और पानी ज़्यादा है तो महापुर आता है।
तो इसका नियोजन बाबा साहब ने उस वक्त किया था। बाबा साहब के पहले भी महात्मा फुले जी ने किया था। महात्मा फुले जी का शेतकऱ्यांचे आसूड यह अगर ग्रंथ अगर हम पढ़ते हैं, या उसके बाद में राधानगरी धरण जो शाहू महाराज ने बनाया, तो जिन्होंने भी शाहू महाराज के कोल्हापुर को विजिट दिया हो तो राधानगरी जो धरण है वो देखने के बाद में पता चलता है। और वो बाबा साहब का भाखरा नांगल धरण आप देखिए, हीराकुंड धरण जो भी उधर सतलज नदी या पंजाब उस साइड में जो उन्होंने बनाए, वो अगर नियोजन यहाँ के राज्यकर्ताओं ने माने रहते तो आज ये समस्या किसानों की आत्महत्या करने की समस्या या पीने के पानी की फुकट में मिलने वाला पानी आज किसी के नसीब नहीं हो रहा, तो ये समस्या नहीं रही होती। लेकिन बात यह है कि यहाँ का शासनकर्ता, यहाँ का राज्यकर्ता, कल के कांग्रेस वाले, आज के बीजेपी वाले, ये दोनों इनकी मिलीभगत ये समान है। कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, दोनों जिसको हम मौसेरे भाई कहेंगे ये वैसे ही है। इसलिए ये नहीं चाहते कि पानी की समस्या छूटे, सामान्य आदमी की समस्या छूटे। कल परसों टीवी में कुछ खबरें आई कि वो पानी के लिए मारामारी हो रही, तो आजकल अगर आप छोटे बस्तियों में, झोपड़पट्टियों में देखेंगे तो पानी के लिए झगड़े होते, मारामारी होती। तो ये वो चाहते हैं कि तुम मारामारी करो, पानी के लिए तुम्हारा समय बर्बाद करो और गंदे नाली का पानी पियो, गंदा पानी पियो, तुम बीमार गिरो, तुमको चाहे वो रोग जंतु जो भी है वो होते रहे, वो चाहते हैं। इसलिए वो पानी की समस्या भी जो फुकट में है वो नहीं छुड़ाना चाहते। और अगर ये छुड़ाएंगे तो फिर ये बिस्लरी जो 1 लीटर पानी जो दूध के भाव में जो मिलता, दूध से भी भाव इनके बढ़ गए, पानी के भाव दूध से भी बढ़ गए। तो ये फुकट में मिलने वाला पानी ये बेचने के लिए नहीं मिला रहता, या इनकी कंपनियां नहीं चली रही थी। तो उद्योगपतियों के हिसाब से ये सारा पानी का नियोजन चल रहा है और वो नहीं चाहते कि ये समस्या हल हो। इसलिए बाबा साहब के अगर सही में अगर उपकार लेना है, या बाबा साहब की जन्म शताब्दी या 125वीं जयंती अगर सही मायने में मनाना है, तो बाबा साहब का जो भी धोरण है, शिक्षा के बारे में हो, खेती के बारे में हो, या जो भी नियोजन हो, तो कुटुंब फैमिली प्लानिंग से लेकर तो ये सारी चीज़ें बाबा साहब ने बताई है। अभी संविधान में सारी चीज़ें हैं। आज जो शिक्षा का अधिकार है इसकी बात जो करते हैं, आरटी के अंतर्गत आजकल जो बच्चों को एडमिशन मिल रहा, तो ये तो महात्मा फुले ने 100-150 साल पहले ही कहा, पहले शुरुआत की ना। तो उनका तो कहना है कि शक्ति का शिक्षण, जिसको मुफ्त फ्री और ये इसका शक्ति और मुफ्त शिक्षण मिलना चाहिए करके उन्होंने कहा, और ये बात बाबा साहब ने संविधान में लिखी। तो आज 2012 में इनको अध्यादेश निकालना पड़ता, 2012 में इनको कानून बनाना पड़ता कि इसको इम्प्लीमेंट करो। और तब भी सारी शिक्षण संस्थाएं कांग्रेस बीजेपी से जुड़ी होने की वजह से ये सारे शिक्षण संस्थाएं नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चे पढ़े, वो भी सिर्फ 25%, और वो भी गवर्नमेंट उसका पैसा देंगी, तब भी वो सारे हथकंडे इनको टालने के अभी भी अपना रहे। तो अगर ये बच्चे पढ़ेंगे, सामान्य लोगों के बच्चे पढ़ेंगे, तो इनकी समस्या बढ़ेगी, ऐसा इनको लगता है। यानी कि सर हम कह सकते हैं कि जो फॉर्मूला कह सकते हैं हमने, जो महापुरुषों ने 100 साल पहले, 50 साल पहले जो अपनाया था, उसी फॉर्मूले को फिर से वर्तमान सरकार या जो आज की जो कई पार्टियां उसे अपना कर जो है वो अपना काम कर रही है, ये ऐसा कहना मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। और दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ऐसे ही जनता की समस्या को विभिन्न कार्यकर्ताओं के माध्यम से आपके सामने लाना चाहते हैं। और उत्तम शेवड़े सर ने भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने बाबा साहब के कई अमूल्य नीतियों के बारे में बताया, फुले शाहू आम्बेडकर के विचारों के बारे में बताया। सर, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और साथ ही दर्शकों आपको बताना चाहूँगी कि 16 जून जो है वो उत्तम शेवड़े सर का जन्मदिवस होता है, तो उस उपलक्ष्य में पूरे लॉर्ड बुद्धा परिवार की ओर से सर आपको जन्मदिवस की हार्दिक शुभेच्छा। और दर्शकों, ऐसे ही आपको कुछ वक्ताओं से, कुछ कार्यकर्ताओं से मुलाकात कराते रहेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन तक आपके जो विचार जो है पहुंचाना चाहते हैं। तो आज के इस विशेष प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। जय भीम। आज की जय भीम इंडिया में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक ले दीजिए इजाज़त। जय भीम।